गुड मॉर्निंग। हमारा आज का पहला टॉपिक है ग्रासलैंड बर्ड डाइवर्सिटी सर्वे। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले ये पढ़ेंगे, फिर इसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वे देखेंगे। ओके, कॉन्टेक्स्ट क्या है? फर्स्ट, comprehensive survey of grassland bird species was conducted in काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व असम। जो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क जो साथ में टाइगर रिजर्व भी है उसके अंदर पहला ग्रासलैंड बर्ड स्पीसीज का सर्वे कंडक्ट किया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि डॉक्यूमेंटेड हुआ 43 ग्रासलैंड पर डिपेंडेड बर्ड स्पीसीज, जिसमें क्रिटिकली एंडेजर्ड स्पीसीज और एंडेमिक बर्ड्स भी शामिल है जो ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स के अंदर रहती है। इसकी की हाइलाइट्स क्या निकली हैं? की हाइलाइट्स निकली है कि टोटल जो स्पीसीज इसमें रिकॉर्ड हुई है वे हुई है 43 ग्रासलैंड बर्ड्स। इनमें से जो क्रिटिकली एंडेजर्ड रिकॉर्ड हुई है वे थी बंगाल फ्लोरिकन। एंडेंजर्ड जो बर्ड रिकॉर्ड हुई वे थी फिंस वीवर, जो लोकली तुकुरा चोरई एंड स्वैम्प ग्रास वेबलर। ओके, वर्ल्नरेबल जो स्पीसीज इसके अंदर रिकॉर्ड हुई है उनके अंदर है ब्लैक ब्रेस्टेड पैरट बिन, मार्स वेबलर, स्वैम्प फ्रैंकोलिन, जर्डोन्स वेबलर, स्लेंडर बिल्ड वेबलर एंड ब्रिस्टल्ड ग्रासलैंड। अगर आप इन्हें याद कर पाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। जो प्रीलिम्स के अंदर हमारा एक एनवायरनमेंट से और फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं ना, उसके अंदर ये पूछा जा सकता है। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पा रहे तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्रासलैंड बर्ड स्पीसीज सर्वे जो कंडक्ट किया गया था वे काजीरंगा के अंदर असम के अंदर किया गया था। ओके, अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम के बारे में थोड़ी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये है क्या? तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये प्रसिद्ध किस लिए? ये जानी जाती है अपने वन हॉर्न इंडियन राइनोसोर्स के लिए। इसी के अंदर टाइगर्स यानी प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था। इसके अलावा एलिफेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं और स्वैम्प डियर भी पाए जाते हैं और वाइल्ड बफेलो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका हैबिटेट यानी वहां का आवास कैसा है? वे वेट ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट लैंड भी उसमें मौजूद है, वेटलैंड्स भी उसके अंदर मौजूद है। ये ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स का पार्ट है। कंपैरेटिव जो इकोसिस्टम है टू ड्राई ग्रासलैंड ऑफ गुजरात एंड राजस्थान इन टर्म्स ऑफ बर्ड डाइवर्सिटी। इसके इकोसिस्टम का अगर कंपैरिजन करना है तो ड्राई ग्रासलैंड से कर सकते हैं गुजरात और राजस्थान के, अगर हम बर्ड डाइवर्सिटी के रेफरेंस में देखें तब। इसके अलावा सेकंड टॉपिक है हमारा इंडिया और यूरोप की रिलेशनशिप। इनके राइटर है शशि थरूर जी, उन्होंने इसके ऊपर लिखा है। वे वेरियस एस्पेक्ट से बताएंगे कि इंडिया और यूरोप के इमर्जिंग रिलेशन हमारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे आगे ले जा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? कॉन्टेक्स्ट है इंडिया एंड यूरोप हिस्टोरिकली डिस्टेंट इन स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन एंड नाउ फॉर्गिंग डीपर टाइज एंड अमिड शिफ्टिंग ग्लोबल डायनेमिक्स मार्क्ड बाय जियोपॉलिटिकल फ्लक्स मल्टीपोलैरिटी एंड फ्रैक्चर्स ग्लोबल ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है? राइटर कह रहे हैं इंडिया एंड यूरोप जो है वे हिस्टोरिकली लिंक तो थे ही, इसके साथ साथ अब जो हमारे वर्ल्ड के अंदर जो गोल है नेशंस के, अलग अलग नेशंस के अपने अलग अलग गोल हैं, बट इंडिया और यूरोप का गोल इस टाइम पर सेम हो रखा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। अमेरिका की जो हेजिमोनी है उसके कारण हमारे देश का अपना नुकसान नहीं, यानी हमारे अपने इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होने चाहिए उसके कारण। तो इंटरेस्ट इफेक्ट ना हो तो ये डिमांड करते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, और मल्टीपोलर वर्ल्ड इस टाइम पर यूरोप और इंडिया दोनों के दोनों डिमांड कर रहे हैं। तो जो इस टाइम पर वर्ल्ड की डिमांड है ना वे हम दोनों की सेम है। इसके अलावा जो ग्लोबल ऑर्डर है वे भी ऑर्डर का जो ऑब्जेक्टिव और गोल्स हम चाहते हैं, जो डायरेक्शन हम चाहते हैं वे भी हमारी सेम है। हम दोनों के मार्केट, हम दोनों की आइडियोलॉजीज और हम दोनों के ऑब्जेक्टिव्स ये दोनों सेम है। इसी कारण इंडिया और यूरोप के जो रिलेशन है वे ज्यादा फ्लरिश हो सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, जब बढ़िया रिलेशन अगर किसी के साथ बनाने हो ना तो सबसे पहले उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी ज्यादा जरूरी होती है। और अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होती है जब आपसी बातचीत हो, वार्ताएं हो, एक दूसरे के साथ मिले जुले और बहुत सारे कार्य साथ में मिलकर करें, तब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी फिर उसके बाद बेटर रिलेशन बनते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है तब बेटर रिलेशन नहीं बनेंगे, और बेटर रिलेशन नहीं हुए तो आगे फिर दोनों के दोनों मिलके कोऑपरेशन नहीं कर पाएंगे।
तो अगर कोऑपरेशन करना है तो बेटर रिलेशंस होने चाहिए, बेटर रिलेशंस होने चाहिए तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो वेरियस मीटिंग्स वगैरह बातचीत एक दूसरे को समझने का मौका मिलना चाहिए। अब यूरोप और इंडिया के अंदर ये जो चीजें हैं, यूरोप और इंडिया आपस में बहुत सारे फ्रंट पर मिलते भी हैं, आपस में एक दूसरे की उनकी अंडरस्टैंडिंग भी है और बेटर रिलेशंस भी है, इसलिए कोऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब यही ट्रायंगल अगर हम चाइना के साथ लगाया जाए तो चाइना के साथ हमारे इंडिया के ना ही ज्यादा फ्रंट पर बातचीत होती है, बहुत ही कम फ्रंट्स पर बातचीत होती है, ना ही दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन पाती है, ना ही बेटर रिलेशन की तरफ जा पाते हैं, ना ही फिर कोऑपरेशन हो पाता है। इसीलिए किसी दूसरे देश के बजाय इंडिया और यूरोप इस टाइम पर इमर्जिंग कंट्रीज और इमर्जिंग एरियाज होने के साथ साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसे बैलेंस भी कर सकते हैं, उसे मल्टीपोलर भी बना सकते हैं, किसी की हेजेमनी से भी रोक सकते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव है इन दोनों के वे भी सेम है, तब ये सारे काम एक साथ ही कर सकते हैं। अब जो लिखा हुआ है वे पढ़ लेते हैं। की ड्राइवर क्या है, जो अभी हमने बात की स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके की ड्राइवर्स है क्या। तो पहले तो ये जियोपॉलिटिकल जो फ्लक्स हो रखा है वेस्ट के अंदर, पहले वेस्ट को कहा जाता कि गार्डन है पूरे ग्लोब का, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का, पर अभी वे गार्डन के अंदर भी युद्ध चल रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल जो फ्लक्स हो रखा है यानी ट्रांस अटलांटिक जो अनसर्टेनिटीज बनी हुई है ट्रम्प के एहरा से भी और उससे पहले भी, जो डिसंगेजमेंट हुई है अब यूएस की यूरोप के साथ, उसने और भी ज्यादा पुश किया है यूरोप को टू लुक ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ देखे, वेस्ट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहने के बजाय। जो कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड फ्रांस एंड द यूके एंड द कनाडा आर recalibrating their foreign policies and seeking strategic autonomy, ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को दोबारा से रिकैलिब्रेट कर रही है और चाह रही है कि इन्हें अब ज्यादा ऑटोनॉमी मिले। किससे मिले, यूएस से मिले। यूएस की पॉलिसी पर अब ये पिछलग्गू बनकर नहीं चलना चाहते, क्योंकि अगर यूएस में जैसे ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट और भी आगे आते रहे तब ये यूरोप की इकोनॉमी की बैंड बजा के दर देंगे। तो यूरोप इज रीडिफाइनिंग itself as a pole of power rather than a periphery of the US led order। अब यूरोप यूएस के द्वारा जो वर्ल्ड ऑर्डर लेड किया जा रहा था उसके पारीफेरी बनकर नहीं रहना चाहता है, बल्कि ये चाहता है कि अपने आप को एज ए पोल ऑफ पावर दिखाए। अब इंडिया की शिफ्ट क्या है, इंडिया भी इस टाइम पर नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ चला गया है, और जब मल्टी अलाइनमेंट की तरफ चला गया है तो काफी ज्यादा देशों के साथ वे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए, न्यू फ्रंट्स पर बातचीत करते हुए बेटर रिलेशंस बनाकर कोऑपरेशन की ओर आगे बढ़ सकता है। तो इंडिया का जो ट्रांजिशनिंग है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से जो मल्टी अलाइनमेंट की तरफ, foregoing partnership basis on the issues-based coalition share with Europe the aspiration for a multipolar world anchored in international laws, equity and plural values। इसमें कहा गया है कि जो इंडिया के जो गोल्स हैं मल्टी अलाइनमेंट्स के, इसके अलावा इशूज बेस्ड कोरिलेशन करना चाहता है इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ। अगर ये कोऑपरेशन हो भी रही है, इंडिया नहीं कह रहा कि कॉम्प्रिहेंसिव होगा यानी हर चीज पर कोऑपरेशन के लिए कह रहा है, बट इंडिया इशूज बेस्ड कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन चाहता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ट्रेड के ऊपर हो गया, जैसे डायस्पोरा के ऊपर हो गया, जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया, जैसे एनवायरमेंट के ऊपर हो गया, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड एक्सेट्रा रोजगार एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो गया, तो ऐसे इशूज बेस्ड, या फिर हमारा पाकिस्तान का मुद्दा हो गया या टेररिज्म के ऊपर हो गया, ऐसे अनेकों जो इशूज होंगे उनके ऊपर बेस्ड कोरिलेशन चाहता है इस टाइम पर इंडिया। तो से यूरोप के साथ इस टाइम पर इंडिया भी अपनी एस्पिरेशंस को मल्टीपोलर वर्ल्ड की शेयर कर रहा है, जिससे जो इंटरनेशनल लॉज है उसके अंदर इक्विटी आएगी और वैल्यूज जो है उसका प्लूरल यानी एक वैल्यू न रह के काफी सारी वैल्यूज आएगी जो वर्ल्ड ऑर्डर को बैलेंस कर पाएगी। अब इंस्टीट्यूशन में बायलैटरल कोऑपरेशन दोनों के बीच में है, इंडिया और ईयू के लेवल पर ऑनगोइंग डायलॉग चलते हैं, किन किन के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब ये कोर्स करता है टू फास्ट ट्रैक द इंडिया ईयू ट्रेड and investment agreements including an early harvest deal sensitive to India's green transition। अब जो ये हमारे बायोलेटरल कोऑपरेशन चल रहे हैं, इसके अलावा इंस्टीट्यूशन कोऑपरेशन चल रहे हैं, इन दोनों के द्वारा एक दूसरे के देशों के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल भी दिए तो अर्ली हार्वेस्ट ड्रिल होने वाली है जो इंडिया के ग्रीन ट्रांजिशन के भी दिखाती है, ये सभी इंडिया को ईयू के जो रिलेशंस हैं उसे बदलते हुए विश्व के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं। अब बायोलेटरल टाइज क्या है विद मेंबर स्टेट, अब बायोलेटरल टाइज ये ईयू के अंदर जितने भी 27 मेंबर हैं उन सभी के साथ बायोलेटरल टाइज भी रखे हुए हैं इंडिया। कैसे, डीपनिंग स्ट्रेटेजिक टाइज विद फ्रांस के साथ तो है हमारी, जर्मनी के साथ भी है, इटली की मेलोनी के साथ भी है, नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भी है जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस है,
इसके अलावा रिसेंटली हमने हाई लेवल विजिट की है, किनकी हुई है दिल्ली के अंदर, जो यूरोपीय यू की जो प्रेसिडेंट है ना, उर्सुला वोन डेर लेयन, इनकी दिल्ली के अंदर कुछ टाइम पहले हाई लेवल विजिट भी हुई थी। इसके अलावा हमने डायलॉग्स में भी पार्टिसिपेट किया था, कौन से रायसीना के अंदर जो डायलॉग हुआ था उसमें भी। अब ये सिग्नल करता है, क्या सिग्नल करता है, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट को। अब सेक्टरल कन्वर्जेंस भी है, यानी वेरियस एस्पेक्ट्स के ऊपर दिखाया गया है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो वेरियस एस्पेक्ट्स को लेकर कॉमन है। वेरियस एस्पेक्ट्स में क्या आता है, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी हमने कर रखी है। उसके अलावा हमारा शेयर्ड विजन है, किसको लेकर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एज ए पब्लिक गुड, नॉट बिग टेक मोनोपोली। हम कोई बिग टेक की मोनोपोली नहीं चाहते, यूरोप भी नहीं चाहता है कि अमेरिकी कंपनी की मोनोपोली हो। यूरोप के, फ्रांस के, आपने इमैनुअल मैक्रोन को भी कहते हुए सुना था कि अगर अमेरिका हमसे ट्रेड के अंदर डेफिसिट में भी रहता है, बट अमेरिका की जो कंपनीज वगैरह, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा कंपनियां, जिनके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाते, इनके थ्रू इनडायरेक्ट हमसे प्रॉफिट ही ले रहा है। और क्योंकि हम इनके ऊपर कोई टैक्स लगा ही नहीं रहे हैं, पर ये जो इस टैक्स ना लगाने से हो क्या रहा है, बिग टेक मोनोपोली हो रही है, बड़ी कंपनियों की मोनोपोली जमती जा रही है। पोटेंशियल कोलैबोरेशन कर सकते हैं हम डीप टेक्नोलॉजी के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, क्लीन एनर्जी के अंदर, ओशियन की सस्टेनेबिलिटी के अंदर और हेल्थ के रेजिलियंस के अंदर। ओके। इसके अलावा हमारा जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का। ईयू की जो एफडीआई है इंडिया के अंदर, वे 2015 से लेकर 2022 के बीच में 70% तक बढ़ गई है। इसके अलावा जो फ्रांस जो अकेला कंट्री है, उसने अपनी जो एफडीआई है उसे 373% तक बढ़ा दिया इंडिया के अंदर। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन रहा है, मतलब बनाने के लिए वो अपेक्षित है। ये मॉडर्न सिल्क रोड के अल्टरनेटिव के रूप, मॉडर्न सिल्क रोड के रूप में देखा जाता है, जो अल्टरनेटिव बन सकता है चाइना का जो बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव है उसका। इसके अलावा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, तो यूरोप आज भी इंडिया का एक मेजर आर्म सप्लायर बना हुआ है। हमने राफेल भी फ्रांस से ही लिए हैं। जॉइंट स्कोप चल रहा है इन को डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मैरीटाइम, साइबर, स्पेस कोऑपरेशन के ऊपर। बोथ रीजन्स परस्यू सेल्फ रिलायंस, दोनों के दोनों रीजन सेल्फ रिलायंस चाहते हैं। भारत में आत्मनिर्भर भारत चल रहा है एंड री आर्म 2025 चल रहा है। शेयर्ड कंसर्न ओवर टेररिज्म स्पेशली पाकिस्तान इनेबलिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। ओके। अब अगला एस्पेक्ट क्या है, अगला एस्पेक्ट है ह्यूमन मोबिलिटी और इनोवेशंस का। नीड फॉर मोबिलिटी एग्रीमेंट फॉर स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, टू फुल टैलेंट ड्रिवन बायलैटरल इनोवेशन। ये इसके अंदर कह रहे हैं कि ह्यूमंस मोबिलिटी और इनोवेशंस को अगर आगे बढ़ाया जाए तो हमारे जो रिलेशन है वे और भी ज्यादा बेटर हो सकते हैं। शेयर्ड ग्लोबल विजन है हमारा, मल्टीलेटरिज्म के अंदर कमिटमेंट है इंक्लूसिव को, रूल बेस्ड ऑर्डर को, ग्लोबल साउथ की एडवोकेसी को, एम्पावरिंग डेवलपिंग कंट्रीज को इन ग्लोबल गवर्नेंस और ग्लोबल प्लेटफॉर्म के अंदर कोऑपरेशन चाहते हैं यूएन के द्वारा, डब्ल्यूटीओ के द्वारा, क्वाड के द्वारा और एआई गवर्नेंस फॉर्म के द्वारा। बट इन सब के बीच में चैलेंज क्या है, चैलेंज है टू एड्रेस यूरोपियन स्टीरियोटाइप्स ऑफ इंडिया एज ए रिलेक्टेंट पार्टनर। जो स्टीरियोटाइप्स यानी रूढ़िवादी जो बनी हुई है ना यूरोप के अंदर, पहले हजारों सैकड़ों सालों से, 100 150 साल, जब से इंडिया आजाद हुआ, लगभग 75 80 सालों से जो स्टीरियोटाइप इंडिया के बारे में बने हुए हैं उन्हें खत्म करने की जरूरत है कि इंडिया एज ए रिलेक्टेंट पार्टनर है। इसके अलावा इंडिया को अंडर एस्टिमेट किया जाता है ऑफ यूरोप से कॉम्प्लेक्स ट्रेडिक ट्रांजिशन के रूप में, और नीड है अलाइनमेंट की फॉर पब्लिक सेंटीमेंट, पॉलिटिकल विल एंड स्ट्रेटेजिक नैरेटिव की। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल बनाया जाए जिसके अंदर एक तरफ तो पब्लिक सेंटीमेंट्स हो, दूसरी तरफ पॉलिटिकल विल यानी वहां की सरकार भी चाहते हो, तीसरी तरफ स्ट्रेटेजिक नैरेटिव बनाया जाए। जब ये तीनों हो जाएंगी तो इसके अंदर पब्लिक भी आ गई, उनकी सरकार भी आ गई, और स्ट्रेटेजिक नैरेटिव जो जीवन जीने का तरीका होता है ना, वे होता है नैरेटिव। तो यहाँ नैरेटिव कहने का मतलब है कि दोनों के एक दूसरे के साथ ऑब्जेक्टिव्स हो और जो ये प्रॉफिट है वे लिंक हो जाए, तब वहां पे सरकार की भी विल हो, इच्छा हो इसके अंदर, और पब्लिक भी एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करे, पब्लिक इसके अंदर सरकार का सहयोग करे, तब इससे ऐसा रिलेशन बनकर आएंगे जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होंगे और अमेरिका की ऑटोनॉमी या हेजेमनी को खत्म कर सकेंगे। कंक्लूजन क्या निकलता है, इंडिया और यूरोप वेल पोजिशनड है टू एक्ट एज ए स्टेबलाइजिंग मिडल पावर्स, ऑफरिंग ए काउंटर वेट टू पोलराइजिंग ग्लोबल बाइनर। दोनों मिलकर ग्लोबल जो बाइनर्स है, पोलराइजर, उसे काउंटर कर सकते हैं।
क्या किसके लिए रहे, यूएस के लिए रहे। देयर इवॉल्विंग पार्टनरशिप इफ नर्चर्ड विद एम्पैथी strategic imagination can reshape the emerging world order on the foundations of conviction, equity, cooperation, not coercion। यानी हमें तो बल के रूप में नहीं बल्कि एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए, एक दूसरे का फायदा करते हुए कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन करना है। ओके, हमारा जो आज का तीसरा टॉपिक है वे है मूवमेंट इन स्टेम। स्टेम से मतलब क्या है? स्टेम से मतलब वही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। अब इसमें कहना क्या चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, आज के जो विश्व की मांग है हमारी न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसके अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना है। ये अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है तो इसका मतलब होगा, पार्टिसिपेशन कम है तो इसका मतलब होगा कि वुमेन अभी भी हमारे यहाँ दुनिया में वल्नरेबल बनी हुई है और उसका अभी भी एम्पावरमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है। वे पुरुष यानी मेल्स के साथ साथ में अभी तक खड़ी नहीं हो पाई है, तनी उनके ऊपर अभी और भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर सभी, अगर महिला और पुरुषों का समान पार्टिसिपेशन है तो इसका मतलब है कि हमारे वुमेन एम्पावरमेंट की पॉलिसी काम कर रही है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वे देख लेते हैं। ये मुद्दा आया क्यों है चर्चा में, उसका है रीजन कि ऑन वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो 15 जुलाई को मनाया गया था, इंडिया की जो स्टेम का जो पैराडॉक्स है वे फोकस में आया। कैसे? जो 40% है इंडिया के ग्रेजुएट इन स्टेम्स यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के अंदर, जो 43% ग्रेजुएट है वे तो महिलाएं हैं, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है ग्लोबली। बट उनमें से सिर्फ 27%, बट उनमें से केवल 27% ही है पार्ट ऑफ द स्टैम्प वर्क फोर्स, यानी जो वर्क फोर्स के अंदर है उन, कहने का मतलब ये ग्रेजुएट्स तो 43% हो रहे हैं, बट इन ग्रेजुएट्स के अंदर जो वर्क फोर्स बन पा रहे वे केवल 27% ही है। तो गैप किस चीज के अंदर, गैप है एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट। या एजुकेशन तो मिली है ग्रेजुएशन के थ्रू, बट ये एम्प्लॉयमेंट इन वर्क फोर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाई है, तो यहाँ पर गैप रह गया है। ओके, तो फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वे देख लेते हैं। ओवरऑल तो इंडिया के अंदर है 41%, रूरल यानी गांव के अंदर ये बढ़ जाता है 47% और अर्बन यानी शहरों के अंदर ये 25% होता है, तो ओवरऑल मिलकर 41% बना देता है। अर्बन रूरल का जो ये डिवाइड है इसका जो रीजन है वे है लो फॉर्मल सेक्टर एक्सेस एंड सेफ्टी एंड नॉर्म्स, यानी शहरों के अंदर जो फॉर्मल सेक्टर है उस फॉर्मल सेक्टर की कमी होना। फॉर्मल सेक्टर नहीं है तो फिर इनफॉर्मल सेक्टर होगा, और इनफॉर्मल सेक्टर उसके अंदर सेफ्टी नहीं है और नॉर्म्स नहीं है। ओके, ग्लोबल यूनेस्को 2021 ये क्या कहता है, ये कहता है कि ओनली 31.5% ऑफ रिसर्चर्स वर्ल्ड वाइड आर वुमेन। केवल 31% ही जो रिसर्चर है पूरी दुनिया के अंदर वे वुमेन है, बाकी के फिर मेल हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या दिखाता है ऑफ द क्लोजिंग द जेंडर गैप, अगर जेंडर गैप को हम कम कर दिया, क्लोज करते तो इससे क्या फायदा होगा हमें। अब ये कहता है कि अगर हम 68 मिलियन वुमेन्स को एम्पावर करते तो वे हमारी इकोनॉमी के अंदर $700, $700 बिलियन जीडीपी के अंदर बूस्ट कर सकता है 2025 तक। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है अगर ये फीमेल की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है अगर इसे 50% तक कर दिया जाए तो ये हमारी जो जीडीपी के अंदर है वो 1% की एनुअली ग्रोथ दिखा देगा। इतना ज्यादा जरूरी है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन इस समय हमारे वर्क फोर्स के अंदर और हमारे रिसर्च के अंदर हो। गवर्नमेंट की इससे रिलेटेड इनिशिएटिव क्या क्या है, तो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बनाई है, आप सभी को पता है। इसके अंदर टेक्निकल स्किल्स के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है और साथ ही साथ जेंडर इक्विटी को भी ध्यान में रखा गया है, ताकि लाइफ की जो स्किल्स है उनका इंटीग्रेशन किया जा सके, यानी लाइफ एंड स्किल्स का इंटीग्रेशन किया जा सके। यूनियन बजट 2025 के अंदर भी हम जेंडर बस्टिंग करते हैं, इंडिया के अंदर जेंडर बस्टिंग होती है, हम सभी को पता है। उस जेंडर बस्टिंग का जो परसेंटेज है वे भी हमने 6.8 से बढ़ाकर 8.8 यानी 2% और ज्यादा बढ़ा दिया है। जो टर्म्स लोन्स दिए जाते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए वे भी बढ़ाए गए हैं। न्यू नेशनल जो स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं और टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्किल का फोकस भी बढ़ाया गया है। अब की स्कीम्स क्या है, की स्कीम्स हमने तो चला रखे हुए हैं इंडिया के, स्किल इंडिया मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, पीएम विश्वकर्मा योजना और संकल्प स्ट्राइव, यानी जो स्किल इकोसिस्टम रिफॉर्म्स जो हमने किए वे सभी। और आईटीआई का जो रिवैम्प किया गया है जेंडर इन फ्रेंडली स्किलिंग्स के लिए, ये सभी हमने की स्कीम से चला रखी है, ये सभी हमारे मेंस के काम आएंगी। बट बैरियर्स क्या है इंडिया के अंदर, तो फीमेल्स अभी भी पुरुषों से पीछे है, मेल से पीछे है। तो फीमेल्स ये है
जेंडर के स्टेरियोटाइप, ये जो रूढ़िवादिता है वे भी अभी लिंग पर आधारित है। कैसे कि ऐसा समझाते थे तो कोडिंग्स वगैरह है ये गर्ल्स के लिए नहीं है। इसके अलावा जो मेंटरशिप है वे नहीं मिलती है गर्ल्स को ठीक से, फ्लेक्सिबल रोल्स नहीं मिल पाते हैं उन्हें, और री एंट्री पाथवेज उनके लिए बहुत ही कम होते हैं। हाई एंट्री री एंट्री क्यों करनी पड़ती है? मान लिया उन्होंने किसी भी तरह से अपना काम छोड़ना पड़ा, चाहे उनके गर्भ धारण के कारण हुआ हो, चाहे उनके विवाह के कारण हुआ हो, चाहे उनके स्कूल की एजुकेशन छोड़नी पड़ी है किसी और घर की परिस्थिति के कारण, उनका जो री एंट्री का जो प्रोसीजर पाथ वे है वे बहुत ही कम है। हाई एट्रिक्शन पोस्ट मैरिज और मैटरनिटी है, हम सभी को पता है। अनसेफ और नॉन इंक्लूसिव वर्क स्पेस है। और इनेबल्स क्या हो सकते हैं? वे हो सकते हैं मेंटरशिप नेटवर्क प्रोवाइड करा दिया जाए, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज बना दी जाए, लाइक वर्क फ्रॉम होम एंड चाइल्ड केयर सपोर्ट दी जाए, क्रैच वगैरह की सुविधाएं दी जाए, इंटर्नशिप्स और रिटर्नशिप चलाई जाए, जेंडर के जो ऑडिट्स है वे किए जाए, और स्किल का जो लिंकेज किया जाए किसके साथ? हायर इनिशिएटिव इंसेंटिव्स के साथ। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या अपनाई गई है? वे है वी स्टैम्प इनिशिएटिव। वी स्टैम्प से क्या मतलब है? यूएन की जो वुमेन है, माइक्रोन और फाउंडेशन दोनों ने मिलकर बनाया है। फोकस इसका इंडस्ट्रियल से लिंक करेंगे ट्रेनिंग को, वुमेन के मेंटर्स देंगे क्लासरूम में, कम्युनिटी का सेंसिटाइजेशन किया जाएगा, और करियर की जो पाइपलाइन है वो वुमेन्स के लिए स्पष्ट की जाएगी। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है व्हेन ए वुमेन्स अर्न्स हर वॉइस एंड इम्पैक्ट इको अक्रॉस डिनर टेबल, शॉप फ्लोर्स, पॉलिसी रूम्स एंड इंडस्ट्रीज। यानी कहा क्या गया, जब वुमेन्स अर्न करती है तो उसकी जो वॉइस होता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है वे इको करता है कहाँ कहाँ पर? डिनर टेबल यानी घर से लेकर शॉप्स बाहर के मार्केट तक, पॉलिसी फॉर्मेशन से लेकर और इंडस्ट्रीज तक, यानी सारा सेक्टर कवर कर लिया गया है। डोमेस्टिक टू मार्केट, मार्केट टू लॉ मेकिंग टू इंडस्ट्री यानी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कंज्यूम होगा डोमेस्टिक, यानी पूरा इकोनॉमी का सर्कल के ऊपर व्हेन वुमेन अर्न्स देन हर वॉइस इम्पैक्ट इकोज एट पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्कल के ऊपर इको करता है। अब ये स्टैम्प क्या है? स्टैम्प ये की है टू स्किल इनोवेशन एंड 21st सेंचुरीज की जॉब्स के लिए। आज का हमारा अगला टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। अभी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है, हम सभी को पता था अभी तक इंडिया का जितना भी हमारा एनर्जी पावर कैपेसिटी डेवलप की जाती थी, उस एनर्जी का 50% से ज्यादा प्लस ये थर्मल पावर प्लांट से होता था। किससे होता था? थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट से क्या मतलब है? कोयले से। कोयले से, कोयले को जलाकर जो स्टीम उगती आती थी ना, जैसे ये भट्टी जो भी होते हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि पानी भरा होता है, कोयला जलाया जाता है, उसे पानी ये वाष्प के रूप में बनता है, इसकी जो ये भाप होती है ये आगे जलती है पाइप्स के अंदर, यही भाप आगे चल के यहाँ पे टरबाइन को घुमाती है, और टरबाइन के घूमने से फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ओके, ये वापस पानी यहाँ पर आ जाता है, कूल किया जाता है, फिर वापस में डाला जाता है, ऐसे ये सर्कल चलता रहता है। तो टरबाइन घुमाने के लिए जिस भाप की पावर का यूज किया जाता है वे भाप बनती थी वाटर से, और वाटर को गर्म करने के लिए जिस मीडियम का यूज किया जाता है इंडिया के अंदर वे कोयला है। अलग अलग मीडियम यूज किए गए तो अलग अलग तरह के पावर प्लांट हो गए। अगर इसे गर्म करने के लिए जो एनर्जी सोर्स के रूप में न्यूक्लियर्स का यूज किया गया, एटम्स का यूज किया गया, तो वह न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा। अगर इसे गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का यूज किया गया तो वह सौर पावर प्लांट हो जाएगा। अब मैं सौर ऊर्जा का तो वैसे घर यूज हम करते नहीं, हम तो उसे तो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के द्वारा सीधे ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। बट अगर कोयले का यूज किया तो कोयले के थ्रू हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरे अगर मीडियम जिसके अंदर भाप है, भूतापीय ऊर्जा वगैरह का यूज किया तो वे वैसा थर्मल वैसा पावर प्लांट बन जाएगा। इसी तरह जो तरीका अपनाया जाएगा एनर्जी का जिसके थ्रू पानी गर्म होकर भाप में बनेगा, वैसा ही वे पावर प्लांट कहलाया जाएगा। इंडिया के अंदर अभी तक 50% से तो ज्यादा एनर्जी की डिमांड भी पूरी की जाएगी थर्मल पावर प्लांट यानी कोयले के द्वारा पानी को गर्म करके भाप में बदला जा रहा था। बट अब एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बड़ा डेवलपमेंट किया है। इंडिया ने पहली बार अपने इतिहास के अंदर अपनी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू 50% से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर ली है पूरे पावर कैपेसिटी का। यानी कहना क्या चाहता हूं, इंडिया ने जो टोटल इंडिया के पास इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है यानी 484 गीगावाट की, उसमें से 242.8 गीगावाट 50% से किंचित मात्र ज्यादा हमने नॉन फोसिल फ्यूल सोर्सेज से प्राप्त कर ली है।
कोयले से नहीं, नॉन फॉसिल फ्यूल से। दिस मार्क्स ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टुवर्ड्स द 2030 टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। अब इसमें की फैक्ट्स क्या, की फैक्ट्स है 2030 तक हम रीटारगेट करते हैं क्या, इंडिया का जो नेशनल डेटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है हम उसे हमने रीटारगेट क्या किया है, हमने कहा कि भाई तुम 500 गीगावाट है वे हम 2030 तक अपनी फ्यूल इंस्टॉल कैपेसिटी का जो 500 गीगावाट है हम वे नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड क्या कहते हैं फ्यूल से, यानी मेरे कहने का मतलब है हमने अपना नेशनल डेटरमाइंड को कंट्रीब्यूशन है उसे रीटारगेट किया था, और रीटारगेट करते हुए हमने कहा था कि हम 2030 तक ही जितनी भी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी में से 500 गीगावाट जो हम एनर्जी का उत्पादन करेंगे वे हम नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से करेंगे, यानी कोयले या फोसिल फ्यूल्स वगैरह से नहीं करके नॉन फोसिल फ्यूल से करेंगे, जो कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी मतलब क्या कहते हैं क्लीन एनर्जी होगी। यानी हम कमिटमेंट है कि हम 500 गीगावाट 2030 तक क्लीन एनर्जी से उत्पन्न करने लग जाएंगे। अभी नॉन फोसिल फ्यूल सोर्स क्या है, तो इसमें है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे पंचामृत का भी पार्ट है ये, ठीक है। तो SDG 7 ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 क्या कहता है, ये भी कहता है कि अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, और इंडिया का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है वे भी होना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है ये इसलिए क्योंकि ये पेरिस एग्रीमेंट जो 1.5% तक ही हमारा टेम्परेचर बढ़े, ज्यादा ना बढ़े, और वैसे तो जिसमें 2% का 2 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है, बट फिर भी कोशिश की जाती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े। इस टारगेट और इस एग्रीमेंट के थ्रू जो टारगेट बनाया गया था उसे पूरा करने का ये एक प्रयास है। अब ये अमीनो एसिड और वेट क्या है, ये थोड़ा सा है, थोड़ा इस पे ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। एक्चुअली हुआ क्या है, साइंटिस्ट ने एक स्टडी की है, एक्सपेरिमेंट किया है माइस के ऊपर। उसके माइस के अंदर से एक अमीनो एसिड वे निकाला, उससे क्या हुआ, उसका जो वेट लॉस था ना वे ऑलमोस्ट 30% कम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट ये दिखाता है अगर हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अगर हम शरीर में से अमीनो एसिड निकाल दें तब जो वेट लॉस है वे बड़ा ही आसान हो सकता है। बट इसमें कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि इसके जो इफेक्ट्स होंगे वे माइस के ऊपर अभी क्या पड़े हैं और फ्यूचर में क्या पड़ेंगे, और माइस के द्वारा ह्यूमंस ह्यूमंस के ऊपर जो थोड़े बहुत अलग इफेक्ट होंगे वे क्या होंगे। कुछ ऐसा कंसर्न तो नहीं आ जाएगा कि ह्यूमन लाइफ ही डेंजर में आ जाए, या दूसरी जो हमें लाइफ से संबंधित जो बीमारियां हैं वे वगैरह हो जाए, तो ये थोड़े कंसर्न इसके अंदर आएंगे। फिर भी एक साइंटिफिक न्यू डेवलपमेंट है इसमें। इसे क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, प्रीलिम्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हुए हमारे शरीर को कौन कितने ऐसे न्यूट्रिएंट्स है या कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को बाहर से चाहिए होते हैं, और कौन से ऐसे शरीर है जो हमारा शरीर खुद बना लेता है, वे अभी हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है, एक स्टडी शो करती है कि रिमूविंग क्रिस्टीन जो कि एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जो अमीनो एसिड है ना हमारे शरीर में लगभग 20 प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ होते हैं नॉन असेंशियल और कुछ होते हैं असेंशियल। असेंशियल वे होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिनके पर हमारा ग्रोथ वगैरह नहीं होगी। नॉन असेंशियल वे होते हैं जिनके हमारे शरीर को ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इनमें भी दो पार्ट होते हैं, एक वे जो हमारा शरीर खुद से प्रोड्यूस कर लेता है, अपने आप प्रोड्यूस कर लेगा। दूसरा वे जो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा बल्कि हमें बाहर से, यानी हमें बाहर से न्यूट्रिएंट्स के रूप में उसे प्रोवाइड कराना पड़ेगा अपने भोजन के थ्रू। ओके, तो इसमें क्या दिखाया गया है, जो रिमूव किया गया क्रिस्टीन नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड था उसके कारण 30%, उसके द्वारा 30% तक वेट लॉस हो गया है किसमें, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस के अंदर विद इन 1 वीक। कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है हमने ना इसके अंदर वही CRISPR-Cas9 जो हमने पहले भी काफी बार पढ़ा है उसका यूज करके जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है माइस को। उस माइस के अंदर से जेनेटिकली मॉडिफाइड करके जो ये क्रिस्टीन वाला नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है ये निकाला है, रिमूव किया है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, विद इन 1 वीक के अंदर अंदर उस माइस का जो वेट है वे 30% तक कम हो गया है। दिस ओपन्स ए न्यू रिसर्च डायरेक्शन इन न्यूट्रिएंट्स बायोकेमिस्ट्री एंड ओबेसिटी ट्रीटमेंट। जो ओबेसिटी हमारे बच्चों के अंदर या हमारे लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है उसका न्यू ट्रीटमेंट को
ये एक न्यू रिसर्च के लिए न्यू विंडो खोलता है। अब असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। देखो अमीनो एसिड होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, यानी प्रोटीन्स बनाने के लिए जिन कह सकते हैं रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है वे होते हैं अमीनो एसिड। इनमें से 9 ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर को जरूरत होती है, जो असेंशियल होते हैं। मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट, ये हमेशा बाहर से यानी डाइट से हमें अपने खाने से ऑब्टेन किए जाने चाहिए, क्योंकि बॉडी इन्हें खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। ये कौन कौन से होते हैं, हिस्टिडाइन, आइसोल्यूकिन, ल्यूकिन, लाइसिन, मिथियोआयोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोआइन और ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन। ये आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, ये ध्यान रखना कि 9 होते हैं। ओके, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जैसे कि ट्रायोसिन और क्रिस्टीन हो गया, ये बॉडी अपने आप से सिंथेसाइज कर पाती है। की फाइंडिंग क्या है, की फाइंडिंग है तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो माइस है ये अनेबल टू प्रोड्यूस क्रिस्टीन इंटरनली। जब हमने इसका जेनेटिकली मॉडिफाइड किया उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये जब क्रिस्टीन को अपने आप से, क्योंकि ये नॉन असेंशियल है तो ये क्रिस्टीन को अपने आप से प्रोड्यूस कर सकता था, बाहर से तो लेके आने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नॉन असेंशियल वही होते हैं जिन्हें बाहर से जो लेके आने की जरूरत हो नहीं, शरीर अपने आप से प्रोड्यूस कर सकता है। बट जब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया इसे, तब इसकी ये अपने आप से इस क्रिस्टीन को बनाने में सक्षम नहीं रहा। जब ये क्रिस्टीन को नहीं बना पाया तो इसका जो वेट है वे लॉस्ट हो गया 33% तक बॉडी वेट विद इन वीक के अंदर। दिस इफेक्ट वाज रिवर्सेबल, ये इफेक्ट रिवर्सेबल था। रिवर्सेबल कैसे था, यानी क्रिस्टीन अगर वापस आ जाए उसके बॉडी के अंदर तो वे दोबारा से अप करने लग जाएगी, यानी हम इसको जेनेटिकली जो मॉडिफाइड हमें किया है हम ये रिवर्सेबल कर सकते हैं, क्रिस्टीन को उसके बॉडी के अंदर दोबारा से पैदा भी कर सकते हैं। ये मोर प्रोफंड देन रिमूविंग एनी एसेंशियल एमिनो एसिड। ओके, इस तरह हमारी ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारा अगला टॉपिक है हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। अब ये क्या है भैया, तो कुछ नहीं, इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। आजकल हाई कोर्ट्स के जजेस का ट्रांसफर वगैरह काफी ज्यादा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी काफी न्यूज के अंदर है, तो इसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस के अंदर भी बन सकता है और प्रीलिम्स के अंदर भी बन सकता है, तो जरूरी है कि हम इसके ऊपर अपना नजरिए बनाकर चलें। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने एक्टिंग ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हैज अप्रूव्ड मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस अक्रॉस द हाई कोर्ट। These were cleared by the President of India in consultation with the Chief Justice of India। देखो इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आई है, यूनियन गवर्नमेंट क्लियरेंस जरूर देती है, बट जो अपॉइंटमेंट की जाती है वे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है विद कंसल्टेशन विद सीजीआई, और किसके थ्रू, किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू, कोलेजियम की रिकमेंडेशन के थ्रू। ओके, की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इससे रिलेटेड कौन कौन से की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, आर्टिकल 217। 217 क्या होता है, ये डील करता है हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उससे। आर्टिकल 222 क्या है, 222 ये डील करता है ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। अब जजेस का ट्रांसफर का जो यानी जजेस के जो अपॉइंटमेंट है उसका प्रोसेस क्या है, तो अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, किससे कंसल्टेशन करता है, उससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करता है, गवर्नर से कंसल्टेशन करता है, और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटिंग जज, जिस हाई कोर्ट के अंदर जज को अपॉइंट करने वाले हैं उसके चीफ जस्टिस से भी कंसल्टेशन करता है। ट्रांसफर कैसे किया जाता है, ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, आर्टिकल 222 हमने अभी पढ़ा है। कंसल्टेशन की जाती है इसमें सीबीआई के साथ, और कंसेंट इसके अंदर जज की मैंडेटरी नहीं है, यानी जिस जज का ट्रांसफर होने वाला है उस जज की इसके अंदर कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। जो कोलेजियम बनता है उस कोलेजियम के अंदर जो दोनों हाई कोर्ट, एक तो जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाला है, दूसरा जिस हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर आने वाला है, यानी कहीं से ट्रांसफर होकर कहीं जाएगा ना, तो जहां से ट्रांसफर होगा और जहां पर ट्रांसफर होकर आएगा उन दोनों के चीफ जस्टिस की भी कॉलेजियम के अंदर शामिल होते हैं। ये अभी आगे बढ़ते हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये हेडेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अंदर 4 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये रिकमेंड करते हैं नेम्स किस किस के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, ट्रांसफर के लिए, हाई कोर्ट जजेस के लिए और चीफ जस्टिस के लिए जो हाई कोर्ट के अंदर हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। बस यही हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना था, ताकि जो इमर्जिंग ये न्यूज टॉपिक्स है वगैरह ये नहीं हमारे रिवाइज होते रहे। ओके, अब अगला क्या है, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। ये किससे रिलेटेड है, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर में किस चीज से रिलेटेड है, ये पहलगाम अटैक हुआ था ना, उससे रिलेटेड। अब क्या इसके अंदर न्यू डेवलपमेंट हुआ है, जो एलजी है ना वहाँ के
लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है, उन्होंने एक्नोलेज कर दिया है किस चीज का, कि भाई पहलगाम अटैक से पहले ना सिक्योरिटी लैप्स हो रखा था, उस सिक्योरिटी लैप्स के कारण ये अटैक अंजाम हो पाया। अच्छा, यानी उन्होंने एक्नोलेज ही कर लिया। हाँ बिल्कुल, एक्नोलेज करने का मतलब क्या है, एक्नोलेज करने का मतलब है वे अपनी अकाउंटेबिलिटी मान रहे हैं। ओ, अकाउंटेबिलिटी इतनी ज्यादा जरूरी होती है, बिल्कुल होती है। किस में जरूरी होती है, गवर्नेंस में जरूरी होती है। अच्छा, गवर्नेंस है इसलिए अकाउंटेबिलिटी होती है, सिलेबस में भी ये सब लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल 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 लिखा हुआ है, अगर आप अपने GS2 को देखेंगे तो उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस के वेरियस मॉडल्स, उसके वेरियस फीचर्स वगैरह, और कैसे अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर एस्टेब्लिश की जाए, फिर गवर्नेंस को पॉलिटिकल सिस्टम से कैसे लिंक किया गया है, कंपैरिजंस वगैरह किया गया है दूसरे देशों के साथ, ये सब कुछ मेंशन है। तो हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के प्रोविजन दिए ही गए हैं। साथ ही साथ यूपीएससी का जो सिलेबस है वे भी स्पष्ट रूप से मेंशन करता है कि अकाउंटेबिलिटी की गवर्नेंस में बड़ी जरूरत होती है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर हमें आज एग्जाम्पल मिलने वाला है क्या, भाई जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने पब्लिकली एक्नोलेज किया है कि सिक्योरिटी लैप्स था आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक अप्रैल 2022-2025, जिसने 26 सिविलियंस को मार गया था, मतलब मारे गए थे वहां पर, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। ये डिस एक्ट डेमोस्ट्रेट एथिकल गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, ये हमारे एथिकल यानी नैतिक शासन को और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, संस्थागत जो जवाबदेहिता है उसे भी बताता है। अब एथिकल वैल्यूज इसके अंदर कौन कौन सी इन्वॉल्व है, तो इन्वॉल्व है इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोरल लीडरशिप। ये सब के सब एथिक्स के एग्जाम्पल के रूप में काम आएंगे। ओके, जीएस पेपर 4 के अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम्पल बनता है, हो सकता है इससे रिलेटेड केस स्टडी भी बन जाए। अब आर्टिकल 239 है, वे क्या कहता है, वे कहता है कि यूनियन टेरिटरी जो है वे एडमिनिस्ट्रेड होनी चाहिए प्रेसिडेंट के थ्रू, थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर तो होता है LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो स्टेट होते हैं उनके अंदर होता है गवर्नर। तो भाई दोनों में डिफरेंट क्या है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और ये गवर्नर क्यों? तो भाई क्या होता है ना, स्टेट जो है ना उन्हें ऑटोनॉमी मिली हुई है इंडिया के अंदर, यानी कैसे, ये यूनियन है, मान लीजिए ये यूनियन है, यूनियन के नीचे स्टेट है। ओके, और जो यूटीज होते हैं वे यूनियन के नीचे ना होके यूनियन के साथ होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यूनियन ने ही किसी विशेष एरिया को विशेष प्रोटेक्शन देने के लिए, या विशेष अगर वे यूनिक एरिया है तो उसे अपने कंट्रोल के अंदर रखे हुए है। अब जब ये कंट्रोल के अंदर है तो इसके पास जो ऑटोनॉमी है वे स्टेट के जितनी होती नहीं है, ये डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर होता है यूनियन के। अब यूनियन के जब डायरेक्ट कंट्रोल में होगा तो यूनियन का हेड होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की डायरेक्ट कंट्रोल में ये पहले से है। और जब ये प्रेसिडेंट के पहले से ही डायरेक्ट कंट्रोल में है, यानी यूनियन का जो पहला हेड हो गया वे तो हो गया प्रेसिडेंट। अब जब प्रेसिडेंट पहले से ही हेड है तो जो गवर्नर को कैसे इसके अंदर हेड बनाया जा सकता था, क्योंकि गवर्नर खुद में ही अपने आप में हेड की पोजीशन है। तो हमें कोई ऐसा पद चाहिए था जो प्रेसिडेंट के नीचे काम कर सके, पैरेलली नहीं। स्टेट के अंदर जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट के वही पद रखता है जो प्रेसिडेंट यूनियन के अंदर रखता है, पर यूटीज के लिए हमें एक ऐसा पद चाहिए था जो पैरेलली ना हो के इसके अंडर, प्रेसिडेंट के अंडर काम कर सके। इसलिए हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर रखा, क्योंकि पहला जो एडमिनिस्ट्रेटर है यूटी का वे प्रेसिडेंट है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसीलिए एलजी और गवर्नर के बीच में डिफरेंस होता है। ओके, अब आरटीएल के आर्टिकल 239 है, 239 यूनियन टेरिटरीज का, एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर, जो कहलाता है एलजी। सब्जेक्ट्स कौन कौन से इससे रिलेटेड है, पब्लिक ऑर्डर के, पुलिस के और लैंड के, ये रहते हैं एलजी के पास, जिसके अंदर इलेक्टेड लेजिस्लेशन नहीं होती है। ओके, जम्मू कश्मीर के एलजी की क्या स्थिति है, वे कोई गवर्नर नहीं है स्टेट का। द एलजी ऑफ जम्मू कश्मीर वे एक्ट करता है एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमें एजेंट वैसे लिखना नहीं चाहिए, उनकी गरिमा के खिलाफ है, तो इस एजेंट वर्ड को यहाँ से हटा देते हैं। हम लिखेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड ठीक है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कर लेना, एजेंट वगैरह मत लिखना। नॉट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड विद डिस्क्रिशनरी पावर लाइक ए स्टेट गवर्नमेंट। अगला देखते हैं, इन जम्मू कश्मीर के अंदर जो एलजी है वे एक्सरसाइज करता है रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स ओवर की इशूज लाइक सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। ओके, अगला क्या है भाई, अगला टॉपिक काफी बड़ा शानदार टॉपिक है। शानदार क्यों है, शानदार इसलिए कि भाई हमारी लोकसभा भी है ना मॉडर्न होती चली जा रही है। मॉडर्न क्या है,
अब लोकसभा के अंदर तो पहले की तरह पेजेस के ऊपर अटेंडेंस नहीं लगी, जैसे स्कूल में नहीं होती थी पेजेस में अटेंडेंस लगती थी, अब वैसे नहीं लगा करेगी, बल्कि अब इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस लिया है भाई। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक हमारे लोगों को करनी आ जाएगी? कहने का मतलब क्या है यार, एमपीज है उनमें से काफी एमपी थोड़े कम पढ़े लिखे भी होते हैं, क्या वे इस इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस को कर ले? यार सरल तरीका अपनाया गया, इतना मुश्किल थोड़ी तरह तरीका अपनाया गया, बटन वगैरह ही तो दबाने होते हैं, बायोमेट्रिक्स वगैरह लगा होगा, बायोमेट्रिक्स की तरह वहाँ अपना फिंगरप्रिंट स्कैन होगा, उसके अंदर अटेंडेंस का टाइम आ जाएगा कि किस टाइम पर वहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इससे क्या होगा, इससे अकाउंटेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी और भी ज्यादा बढ़ेगी, हमें भी पता रहेगा कौन कितने बजे आया है और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए कौन कितना ज्यादा सचेत है। लोकसभा, लोकसभा के अंदर टेक्नोलॉजी अपनाई गई। अब टेक्नोलॉजी की कोई भी अगर टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, सबसे बड़ा काम क्या करती है, ये करती है भाई एटीट्यूड चेंज करती है। एटीट्यूड चेंज करने का मतलब क्या है भाई, जैसे मैंने आपको न्यूज बताई है कि भाई हमने ये न्यू टेक्नोलॉजी अपनाई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो ग्रामों गांवों में भी रहने वाले और शहरों में भी रहने वाले वे सभी लोग सोचेंगे कि वाह वाह, नया युग शुरू हो रहा है, इस नए युग के अंदर सभी के सभी लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें भी अगर कोई भी अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी टेक्नोलॉजी को यूज करने की, वे झिझक जाएंगे नहीं, झिझकाने की बजाय वे उस टेक्नोलॉजी को यूज करने का प्रयास करेंगे, और यूज करते करते उनका जो इसके प्रति एटीट्यूड है वे भी पॉजिटिव बनेगा। यानी ऐसे एग्जाम्पल से भी एटीट्यूड पॉजिटिव बनता है, तो यूज करेंगे तब भी एग्जाम्पल पॉजिटिव बनेगा। तो टेक्नोलॉजी का जो सबसे बेहतरीन कार्य होता है वे यही होता है, किसी भी स्टेट के अंदर वे एटीट्यूड है उसे पॉजिटिव बना देती है। ओके, एटीट्यूड पॉजिटिव बनाने का काम होता है टेक्नोलॉजी का। अभी इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस है, ये हमने तो बनाई है, इससे डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा पूरे देश के अंदर, क्या कि हम भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। From the upcoming monsoon session, Lok Sabha MPs will be required to mark attendance electronically from their respective seats using multiple devices. Okay. की फीचर्स के ये न्यू सिस्टम लगाया गया है अटेंडेंस का फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिवीजन सीट्स या आई कार्ड स्वीप के द्वारा और बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन के द्वारा या फिर पिन एंट्री के द्वारा। अब मल्टीमीडिया डिवाइस क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है ये ईच एमपीज के सीट के ऊपर, बट ये प्रीवियसली यूज की जाती थी एक्सेस और पार्लियामेंट्री पेपर्स के लिए, बट इसे अब अपग्रेड कर दिया गया और इसके अंदर इनके जो अटेंडेंस है उसका सॉफ्टवेयर भी डाल दिया गया। प्रीवियस मेथड क्या यूज किया जाता था, वे फिर रजिस्टर्स यूज किए जाते थे। अब पर्पज क्या है इस अपडेशन का, ताकि टाइम बताया जा सके, लॉबीज की क्राउडिंग है वे कम की जा सके और एनकरेज किया जा सके एक्चुअल पार्टिसिपेशन को, नॉट जस्ट मार्किंग प्रेजेंस बट रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो सके अटेंडेंस की। एग्जाम्पन क्या है इसके अंदर, तो मिनिस्टर्स एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन से वे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मार्क अटेंडेंस। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं या लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वे रिक्वायर नहीं है कि वे अटेंडेंस को मार्क करें। इम्प्लीकेशंस क्या है एमपीज के लिए, अटेंडेंस इज मैंडेटरी टू काम डेली अलाउंसेज, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स में बिकम पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रिस्क, ये अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए अटेंडेंस जरूरी होती है। अब अगला क्या है टॉपिक हमारा, हमारा अगला टॉपिक है शुभांशु शुक्ला जी से रिलेटेड। शुभांशु शुक्ला जी कौन है, जो हमारे आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर इंडिया के दूसरे यानी इंडिया के पहले जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए और इंडिया के दूसरे नागरिक जो स्पेस में गए हैं वे आए शुभांशु शुक्ला जी। इसरो के द्वारा फंडिंग दी गई थी, लगभग 400 करोड़ वगैरह रुपए दिए गए थे, टिकट खरीदी गई उनकी। एक्सोम कंपनी जो है अमेरिका की उसने ये मिशन भेजा है, इस मिशन के अंदर जब गए तो हम अपने कुछ क्रॉप्स की सीड्स लेकर गए आईएसएस के ऊपर। क्यों लेके गए, ताकि भविष्य में जब इसरो अपना गगनयान मिशन भेजेगा ना और तो दूसरी दोबारा एक्सेट्रा जो विश्व हमारे अंतरिक्ष के अंदर जो फ्लाइट्स वगैरह भेजेंगी, अगर अंतरिक्ष पर्यटन वगैरह शुरू होगा या अंतरिक्ष के थ्रू दूसरे ग्रहों पर जाना वगैरह होगा तो हमें फूड की जरूरत पड़ेगी, और फूड की जरूरत पड़ेगी तो हमें फूड उगाना पड़ेगा, फूड उगाना पड़ेगा तो उसके लिए जरूरी है कि हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी सीड्स कैसा बिहेवियर दिखाती है स्पेस में। जब इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो हम सीड्स का मैनेजमेंट उसके थ्रू कर पाएंगे, सीड्स का मैनेजमेंट होगी तभी तो हमारे पास फूड हो पाएगा, फूड होगा तभी तो हम जी पाएंगे तभी तो हम दूसरी जगह पर जा पाएंगे। तो ये सभी एक्सपेरिमेंट बड़े जरूरी है। क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यही, पोस्ट द रिटर्न ऑफ ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला अब्रॉड द एक्सियम फॉर्मेशन ऑफ द टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंडियन रिसर्चर्स विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन क्रॉप सीड्स सेंड्स टू
तो सीड्स अपने साथ में भेजी है। उनके घर वापसी आने के बाद जो इंडियन रिसर्चर्स हैं वे इन सीड्स के ऊपर माइक्रोग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ा है वे देखेंगे। ओके, कौन कौन से सीड्स भेजे गए हैं भाई, ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। जो राइस भेजा गया है वे दो, मतलब दो वेराइटी का भेजा गया है। कौन कौन सी, ज्योति और उमा नाम की वेराइटी का। पल्सिस यानी दालें जो भेजी गई है वे कनकामानी यानी होर्स ग्राम भेजी गई है। और कुछ वेजिटेबल्स भी भेजी गई है, कौन कौन सी, टोमेटो, सीसम और ब्रिंजल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी करनी है भाई, हमें समझना है, अध्ययन करना है माइक्रोग्रेविटी का इफेक्ट क्या होता है इनके जर्मिनेशन के ऊपर, इनकी ग्रोथ के ऊपर, इनके यील्ड के ट्रेड्स के ऊपर और जेनेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर। अब इसका कंपैरिजन एनालिसिस करने के लिए यूज किया जा सकेगा। स्पेस को एक्सपोज्ड करेगा ये सीड से और ग्राउंड का जो कंट्रोल है सीड्स पे, सिम्युलेटिंग माइक्रोग्रेविटी सैंपल्स, यानी सैंपल्स के द्वारा। कहने का मतलब ये स्टडी की जाएगी कि माइक्रोग्रेविटी कैसे इफेक्ट डालती है सीड्स के ऊपर। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये बूस्ट करता है क्या, इंडिया की जो स्पेस बायोलॉजी है वे और एस्ट्रोबायोलॉजी की कैपेसिटी है वे। ये लेज करता है किसे, फाउंडेशन को, किस चीज के लिए, एस्ट्रो एग्रीकल्चर के लिए। जरूरी क्यों है, मून मार्स मिशन के लिए जरूरी है। कंट्रीब्यूट करता है किसमें, फूड सिक्योरिटी में, फूड सिक्योरिटी की रिसर्च में। किस चीज के लिए, स्पेस, ताकि हम स्पेस को आगे हैबिटेट बना सके। कंट्रोल्ड करता है क्या, एग्रो मॉडलिंग को, किस चीज के लिए, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के लिए। कंट्रीब्यूशन देता है किसमें, जेनेटिक रेजिलियंस स्टडीज में, अंडर स्ट्रेस के थ्रू, स्ट्रेस के अंदर। पोटेंशियल है इसकी क्या, स्पिन ऑफ फॉर ड्राउट रेजिस्टेंस के लिए, हाई यील्ड क्रॉप्स के लिए ऑन अर्थ के अंदर, यानी अर्थ के अंदर भी ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप्स कैसे बनाई जा सकती है अगर माइक्रोग्रेविटी का इसके अंदर इफेक्ट देखा गया, तो उससे रिलेटेड हम इसके अंदर डेवलपमेंट कर पाएंगे। इनहांस करते हैं क्या, कोलैबोरेशन इनहांस करते हैं किसके साथ, प्राइवेट स्पेस फ्रेम्स के साथ। क्यों, क्योंकि हमने एक्सो स्पेस के साथ जो कोलैबोरेशन किया है वे हमें इसके अंदर दिखाता है। अब अगला भाई एक ये भी है टॉपिक, ये ध्यान रखना, आज काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं पर ये इंपॉर्टेंट है। क्यों तो इंपॉर्टेंट है यार, ये एक एक्सरसाइज की गई है और ये एक्सरसाइज है ना काफी ज्यादा न्यूज में बनी हुई है। ये प्रीलिम्स में अगले साल पूछी जा सकती है, या मेंस में एक्सरसाइज ना पूछ के इन एक्सरसाइजेज का सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है। ओके, तो ये कौन सी एक्सरसाइज, ये है भाई तालिस्मान सैबरी। कहाँ पर होती है, ये ऑस्ट्रेलिया में होती है, वैसे तो हर 2 साल में होती है, बट अब की बारी ऑस्ट्रेलिया से पहली बार ऑस्ट्रेलिया के बाहर हो रही है। कहाँ हो रही है, पपुआ न्यू गिनिया के अंदर हो रही है। पपुआ न्यू गिनिया तो यार यूएस की टेरिटरी है ना, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में जो पपुआ न्यू गिनिया है ना वहां पर हो रही है। इसके अंदर 19 देश अब की बार पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, लगभग 35,000 मिलिट्री पर्सन इसके अंदर शामिल होंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया ने यूएस से न्यू इक्विपमेंट मिलिट्री से रिलेटेड खरीदे ना वे भी उसके अंदर दिखाए जाएंगे। ऐसा हो गया, तो हमें ध्यान क्या रखना, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखें कि 41वां फरवरी कहाँ पर होती है, ये चीज क्या है, इसके अब की बारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है या ऑस्ट्रेलिया के बाहर हुई है, और ऐसी एक्सरसाइजेज का सिग्निफिकेंस वगैरह क्या होता है, इससे रिलेटेड अपने मेंस का एक आंसर तैयार कर लीजिएगा। ओके, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, कॉन्टेक्स्ट ये एक लार्ज स्केल की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होस्ट की गई है ऑस्ट्रेलिया ने, जिसके अंदर 19 कंट्रीज पार्टिसिपेशन करेंगी, 35,000 मिलिट्री पर्सन शामिल होंगे। और ये टैलिस्मैन जो सेवरी बाई बाइनियल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। बाइनियल किसके बीच में होती थी भाई, ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चली आ रही है 2005 से, पर अब की बार इसका ना 19 कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही है। फोकस इसके अंदर क्या होता है, इंटरऑपरेबिलिटी के अंदर होता है, कॉम्बैट की रेडीनेस के ऊपर होता है, एम्फीबियस ऑपरेशन के ऊपर होता है, साइबर वेरफेयर के ऊपर होता है, और मल्टी डोमेन वारफेयर के अंदर होता है। एक्चुअली ये है ना चाइना के थोड़े डोमिनेंस को कम करने के लिए चाइना की नेवी जो बेफालतू में अपना डोमिनेंस दिखाती है इंडियन ओशियन, साउथ चाइना सी तो छोड़ो, इंडियन ओशियन के अंदर भी, तो उसके डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए ऐसी एक्सरसाइज की जाती है। बट अभी अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपने इकोनॉमी के चलते हुए, यूएस का साथ छोड़ते हुए, नहीं साथ तो नहीं छोड़ा पर चाइना की तरफ टिल्ट जरूर दिखा दिया। आप सभी को पता होगा यूएस ने अपने एलाई से पूछा था कि आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या अगर चाइना के खिलाफ युद्ध हो जाता है, तब ऑस्ट्रेलिया ने क्या जवाब दिया, वे आप सभी को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि चाइना उनका एक बहुत ही जरूरी पार्टनर है इकोनॉमिक के अंदर। तो ये क्या दिखाता है भाई, इकोनॉमिक से पॉलिटिक्स वगैरह ड्रिवन होती है, तो ये दिखाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी जो कमिटमेंट है चाइना के खिलाफ युद्ध करने की वे थोड़ी धुंधली है। पार्टिसिपेट कौन कौन सी कंट्रीज करती है 2025 में, तो इसमें कोर पार्टिसिपेंट्स भाई ये होने वाले ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इसके अलावा बाकी की 19 कंट्री टोटल होंगी। कौन कौन सी दूसरी कंट्रीज होगी भाई, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, फिजी, टोंगा, पपुआ न्यू गिनिया।
की हाईलाइट क्या है इसके भाई, ये 2025 का जो एडिशन है इसके ना हिमार्स लॉन्च किया गया। हिमार्स का है, यूएस से ना, अभी अभी तो ऑस्ट्रेलिया ने कुछ टाइम पहले ये एक मिलिट्री वेपन खरीदा है, उसका भी इसके अंदर लॉन्च का लाइव फायर शूटिंग दिखाया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज है, ये ऑस्ट्रेलिया से बाहर पपुआ न्यू गिनिया के अंदर कंडक्ट की जा रही है। चाइनीज की तो सर्विलेंस एक्सपेक्टेड है। एक्चुअली पिछले 3 बार से जब भी ये एक्सरसाइज होती है ना, तो चाइना की जो नेवी है ना, वे अपने जहाज खड़े करके इसकी सर्विलेंस करती थी। तब कहा गया कि भाई अब की बार भी इसकी सर्विलेंस चाइना की नेवी के द्वारा एक्सपेक्टेड है। स्ट्रेंथन करती है ये इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को और मिलिट्री के इंटेरोपरेबिलिटी को, और ये काउंटर करती है ग्रोइंग चाइनाज असर्टिवनेस इन द रीजन। अगला क्या है भाई, ये लास्ट टॉपिक है आज का, पर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई, बात क्या हुई ना कि एक वाइफ ने अपने पति के खिलाफ कोर्ट के अंदर केस डाल दिया, अपने मैरिज से रिलेटेड और वो डोरी से रिलेटेड वगैरह कुछ हीनियस क्राइम्स के ऊपर डाल दिया गया केस। तब यहाँ पर जजेस ने दो जो अपना नजरिया दिखाया, वो वाकई में दाद देने वाला था। कैसे, जो यहाँ पर कोर्ट का जो दृष्टिकोण रहा है वो ये रहा है कि फैमिलीज को केसेस के ऊपर तोड़ने का नहीं, बल्कि केसेस का समाधान करके छोटी छोटी ये जो बातें हो रखी है इन्हें कोर्ट में लेके आके एक दूसरे के ऊपर मेंटल प्रेशर ना बनाए, बल्कि अगर आपको साथ में नहीं रहना है तो कोई समझौता करते हुए डाइवोर्स ले लीजिए। बट जो ये मैरिज है इसे एक बैटल फील्ड मत बनाइए, ये एक लीगल मतलब बैटल फील्ड मत बनाइए, ये एक पवित्र बंधन होता है जो या तो आप फॉलो कीजिए, अगर आपसे फॉलो नहीं होता है तो डिवोर्स लीजिए। बट चालबाजियां खेलते हुए, झूठे आरोप लगाते हुए इसे एक लीगल बैटल फील्ड मत बनाइए। तो ये जो कोर्ट का डिसीजन आया है ना, ये बहुत ही सच में बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इस डिसीजन के द्वारा पता चलता है कि कोर्ट हमारी न केवल संविधान की रक्षक है बल्कि हमारे समाज की भी संरक्षक है। अब जब जजेस का ऐसा दृष्टिकोण होता है ना, तो उससे पता चलता है कि हमारे फैमिलीज के वैल्यू सिस्टम को बचाने के लिए हमारी कोर्ट कितनी सजग है। ओके, अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वे पढ़ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, कॉन्टेक्स्ट ये है, नागपुर की जो बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो एक नागपुर वाली बेंच है, उसके अंदर कोर्ट जो रिसेंटली एक एफआईआर को क्वेश्ड कर दिया है, खत्म कर दिया गया है, जिसके अंदर सेक्शंस लगे थे ये वाले जो डोरी से रिलेटेड थे। इसमें एम्फेसाइज किया कोर्ट ने कि मैरिज एक स्पिरिचुअल और इमोशनल यूनियन है जो दो आत्माओं को आपस में जोड़ता है, इसे एक लीगल कॉन्टेक्स्ट में मत बदलें। फिर कपल में क्या किया, कपल ने जो हैड एमिकेबली डिवोर्स ले लिया अपने एक दूसरे के साथ सहमति के साथ, और दोनों ने एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप ना करते हुए अपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तो यहाँ पर कहा गया कोर्ट ने, भाई ये तो मिस यूज कर रहे हो ना मैट्रिमोनियल लॉज का, ये गलत है। आजकल कोर्ट ने ये भी कहा, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि जब आपके लीगल बैटल चलती है तो आप ज्यादा से ज्यादा दूसरे पक्ष के, यानी जो पति के पक्ष के ज्यादा से ज्यादा परिवार को, पत्नी जो है वे जेल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। इनकी माँ होगी, इनकी बहनें हो गई, इनके बहनों के बच्चे हो गए, इनके पिता हो गए, सभी को लपेटने की कोशिश की जाती है। तो ये कंसर्न भी कोर्ट ने दिखाया है। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक्चुअली होता क्या है ना, हम ये मानते हैं कि लॉज है ना सारे के सारे फीमेल के पक्ष में है, तो मेल के लिए ना अब एनवायरनमेंट नहीं रह गया देश के अंदर रहने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो मेल के खिलाफ होने वाले जो क्राइम है ना, वे बड़े अपवाद होते हैं, वे कोई मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं है। दूसरी चीज ये है, अगर हो भी रहे हैं तो जो एजेंसी इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं ना, अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ झूठा इल्जाम भी लगा रही है तो इनकी जो एजेंसीज होती है वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हैं। उन्हें सभी पता होता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। बट अगर एजेंसीज खुद में करप्ट हैं या नहीं चाहती कि उसे पैसा खिला दिया गया है या फीमेल ने अपने साइड में कर लिया, तब प्रॉब्लम आ जाती है। पर अगर एजेंसीज अपने आप में अपनी निष्ठा बनाए रखे अपने आदर्शों के प्रति, तब वे तुरंत पानी का वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। ना ही कोर्ट किसी तरह की मिस जजमेंट देती है इन केसेस के अंदर। कोर्ट के जजेस को भी पता होता है, कोर्ट के जजेस भी इंडियंस ही है, कि कैसे कैसे खेल खेला जा सकता है। तो इन सब में डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, अगर फीमेल कोई कर रहा है, तब तो आपके पास लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट है। एजेंसीज ये भी पकड़ लेगी कि वे मेल सच बोल रही है,
और अगर आपके पास आप मेल है और महिला से पीड़ित हैं, तब आपके पास अगर लॉज नहीं भी है तब भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप एज ए ह्यूमन तो और सिटीजन तो कंप्लेंट कर ही सकते हैं। और जो एजेंसीज होगी अगर वे सच में अपने वैल्यूज को फॉलो कर रही हैं तो वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी और आपकी पत्नी को सजा अवश्य मिलेगी। कि जुडिशियल इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या है, मैरिज है वे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि वे एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है दो इंडिविजुअल्स को पास लाने के लिए। ये रिकंसिलिएशन शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर लेजिस्लेशन विद व्हेन म्यूचुअल कंसेंट एग्जिस्ट। तो ये कोशिश की गई है कि रिश्ते टूटे ना बल्कि बने रहें या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, कोर्ट के कचहरी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इससे मेंटल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो कोर्ट ने मस्ट सेफ गार्ड करना चाहे किसी मेंटल लाइफ को, इमोशनल हेल्थ को। जब रिकंसिलेशन किया जा सकता है तो क्यों आप बेफालतू में लीगल बैटल के अंदर घुस रहे हैं। तो एक्सपर्ट एक्सप्रेस करता है कंसर्न ओवर द रूटीन नेमिंग ऑफ मल्टीपल इन लॉज एफआईआर विदाउट स्ट्रॉन्ग एविडेंस। बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के अंदर जो इन लॉज होते हैं उनके सभी लगभग सभी लपेटे में ले लिए जाते हैं एफआईआर के अंदर, इसके अंदर भी कंसर्न दिखाई गई है। अब ये इवॉल्विंग नेचर क्या है मैरिज का, तो ये ट्रेडिशनल व्यू से तो ये एक संस्कार होता था, लीगल व्यूज के अंदर ये एक सिविल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्न होता है हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू। मॉडर्न पर्सपेक्टिव से ये ऑटोनॉमी की तरफ ज्यादा जा रहा है, कंसेंट की तरफ ज्यादा जा रहा है, मेंटल हेल्थ और जेंडर इक्वालिटी को भी कवर कर रहा है। इससे रिलेटेड सेक्शंस कौन से हैं, सेक्टर 498 है जो प्रोटेक्शन करता है और मिस यूज को देखता है। यानी क्या है इसके अंदर, तो वुमेन इनेक्ट किया गया था टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक क्रूएल्टी। एक राज शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक्नोलेज किया कि इस एक्ट का मिस यूज भी होता है, यानी फीमेल्स भी मेल के खिलाफ मिस यूज करती है। तो सजेस्ट किया गया था कि फैमिली वेलफेयर की जो कमिटीज है उनके अंदर पहले कंप्लेंट की जाए, ताकि अगर रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है तो लीगल बैटल में ना घुसा जाए। और इसके अलावा जो केसेज है अतुल सुभाष और राजा रघुवंशी से रिलेटेड वे भी रिफ्लेक्ट करते हैं जो रिवर्स ट्रोमा है, यानी पति के खिलाफ होने वाले जो ट्रोमा वे से रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफॉर्म की जरूरत है ये दिखाते हैं। अब यूजिंग रिफॉर्म टू अवॉइड वेपनाइजेशन ऑफ जेंडर लॉज, जेंडर लॉज को वेपन के रूप में यूज करने ना कर सके इसके लिए रिफॉर्म की जरूरत है। अब लीगल और इमोशनल जस्टिस की इससे लिंक है कैसे, कोर्ट को मस्ट इवॉल्व फ्रॉम रिट्रीब्यूटिव जस्टिस टू रिस्टोरेटिव अप्रोचेस, यानी सजा देने के लिए नहीं बल्कि रिस्टोर करने के लिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को कोर्ट को अपना दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जो कि कोर्ट अपना रही है। लिटिगेशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर रिवेंज, ये जो कानून वगैरह है लॉज है उन्हें रिवेंज के रूप में यूज नहीं करने चाहिए, बल्कि वे अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए, अपने आप को हीलिंग करने के लिए और जस्टिस प्राप्त करने के लिए होने चाहिए। देखो जस्टिस में और रिवेंज में अंतर होता है, रिवेंज नहीं लेना होता, जस्टिस लेना होता है। जेंडर जस्टिस भी से लिंक होता है, अगर ट्रू जेंडर जस्टिस होगा वे प्रोटेक्टिंग वुमेन्स को फ्रॉम वॉयलेंस के अंदर प्रिवेंटिंग हरासमेंट ऑफ इनोसेंट इसलिए बनाया गया था। ये रिक्वायर करता है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए भाई, जेंडर न्यूट्रल एनालिसिस हो, सेंसिटिव एडजुडिकेशन हो, मात्र बिना एविडेंस के कहे जाने के ऊपर ही हीनियस क्राइम के आरोप लगाए जाने के ऊपर ही मेल्स की मेंटल हेल्थ के साथ खेला ना जाए, ये कंसर्न इसके अंदर भी दिखाया गया भाई, इमर्जिंग इशूज है ना इसलिए। डिले चैलेंजेस क्या है, डिले है भाई हो जाता है मैट्रिमोनियल कोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा, जिससे दोनों की मेंटल हेल्थ इफेक्ट पड़ता है। ओवर क्रिमिनलाइजेशन हो जाता है पर्सनल डिस्प्यूट के ऊपर, स्टिग्मा हो जाता है, मीडिया ट्रेल्स चलते हैं, इनएडिक्वेट काउंसलिंग होती है, प्री लिटिगेशन मेडिटेशन होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर चैलेंजेस बन के आते हैं। बट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है भाई, इंस्टीट्यूशनलाइज की जाए भाई प्री एफआईआर मीडिएशन को, काउंसलिंग सिस्टम को, यानी एफआईआर होने से पहले एक तो वो जो मीडिएशन दोनों के बीच में कराए जाने की कोशिश की जाए काउंसलिंग के थ्रू, ओके। प्रमोट किया जाए एडीआर को, एडीआर क्या होता है, कोर्ट के अलावा जो दूसरे हमारे मीडिएशन करने का या दूसरे जो तरीके अपनाए जाते हैं जिसके थ्रू पे काउंसलिंग की जा सके, वे सभी मीडिएशन काउंसिलेशन ऐसे तरीके अपनाया जाना जो अल्टरनेटिव होते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो तरीके होते हैं वे सभी अप्लाई किए जाना जिससे लीगल बैटल में ना घुसा जाए। मेक मैट्रिमोनियल लॉज मोर जेंडर सेंसिटिव एंड न्यूट्रल, स्ट्रेंथन किया जाए मेंटल हेल्थ के सपोर्ट को इन फैमिली कोर्ट्स में, और रिफॉर्म किया जाए एफआईआर के प्रोसेस को ताकि अवॉइड किया जा सके रूटीन नेमिंग ऑफ रिलेटिव्स। कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, कंक्लूजन ये निकल कर आता है जो मैरिजेज है इंडिया के अंदर वे लाइज करती है एट इंटरसेक्शन ऑफ लॉज, कल्चर एंड पर्सनल डिग्निटी। कोर्ट को मस्ट एक्ट करना चाहिए नॉट एज बैटल ग्राउंड फॉर वेनिगेंस बट एज स्पेस फॉर रेजोल्यूशन, एम्पैथी, क्लोजर। द बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ह्यूमन अप्रोच दिखाई है
वे सर्व करती है एज ए प्रेसिडेंट टू बैलेंस लीगल प्रोटेक्शन एंड इमोशनल जस्टिस एंड द सेंसिटिव ऑफ द मैरिज इन इन्वॉल्विंग सोसाइटी। ये बैलेंस बना रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर भी हमारे एंशियंट और जो सैंक्टिटी है मैरिज की उसमें, इसके अलावा मॉडर्न जो कंसर्न्स उभर कर आ रहे हैं या मिस यूज वगैरह हो रहा है, इन दोनों के अंदर बैलेंस बनाने वाली अप्रोच है। तो ये बढ़िया एग्जांपल GS4 के अंदर भी यूज किया जा सकता है, सोशल जस्टिस के अंदर भी यूज किया जा सकता है, इसके अलावा सोसाइटी के अंदर भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा न्यू ट्रेड्स वगैरह जो सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा उसके अंदर भी यूज किया जा सकता है। इस तरह से हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।